जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कक्षा 11 राजनीति विज्ञान का जो हमारा अध्याय 2 चल रहा है उसका पार्ट 2। यानी दोस्तों अध्याय 2 का हम पार्ट 2 शुरुआत करने जा रहे हैं। अध्याय 2 हमने शुरुआत कर दिया है, एक पार्ट हमने डाल दिया है। भारतीय संविधान में कौन कौन से अधिकार हैं उनके बारे में पहले हमने थोड़ी बहुत भूमिका बताई है और दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी देने की कोशिश की है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। आज हमारा पार्ट 2 होने वाला है और इसको इस लेवल तक लेकर जाएंगे कि आपके क्वेश्चन बहुत ही हल्के यानी दोस्तों बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आए दोस्तों, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो इनमें अधिकार हैं उनको समझाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि भारतीय संविधान में यानी दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, हमने मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा नहीं की थी। मौलिक अधिकार के बारे में हमने सिर्फ पढ़ा था, यह नहीं जाना था कि मौलिक अधिकार क्या है ये मौलिक अधिकार। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर पूरी आपको अच्छी तरीके से पीएचडी करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्या होता है भारतीय मौलिक संविधान में। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में भाग 3 में क्या है दोस्तों, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। जो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, अच्छी तरीके से देखना कि भारतीय संविधान में भाग 3 है, उसमें क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और दोस्तों संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है। और देखिए दोस्तों हमारे क्या क्या मौलिक अधिकार हो सकते हैं। तो मौलिक अधिकार तो हमारा दोस्त देखिए कौन कौन से अधिकार है। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसी तरह से दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से एक एक को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए इन सभी के बारे में मौलिक अधिकारों को अच्छी तरह से पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि दोस्तों अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार, यानी दोस्तों अनुच्छेद 31 है वो क्या है, पहले संपत्ति का अधिकार था, जिसे दोस्तों यानी दोस्तों अनुच्छेद 31 भी पहले मौलिक अधिकार था, जिसे किया गया दोस्तों, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में दोस्तों इसके तहत 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यानी कि दोस्तों जो संपत्ति का अधिकार था अनुच्छेद 31 में, किसमें दोस्तों, अनुच्छेद 31 में, उसको क्या किया गया, संविधान जो 44वां संशोधन किया 1978 में, उसको दोस्तों हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को, जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया। और फिर क्या हुआ दोस्तों, मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। और हमें दोस्तों अनुच्छेद 300A यानी दोस्तों 300A में एक सामान्य कानून के जो कानून अधिकार है वो बनकर रह गया उनको, यानी दोस्तों एक सामान्य कानून बना दिया। यानी कि दोस्तों किसी के पास ये नहीं है कि संपत्ति पर अधिकार हो, इस तरह से उसको कानूनी एक अधिकार बना दिया। फिर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होता है, फिर क्या होता है कि दोस्तों हम मौलिक अधिकारों के बारे में चर्चा करते हैं कि समता। पहले इस सारणी को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखना, हम इसके बारे में बहुत ही हर एक जो हमारा मौलिक अधिकार है उसको अच्छी तरीके से पूरा कवर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको मोटी मोटी जानकारी रखनी है कि समता का अधिकार आता है दोस्तों 14 से 18 के अनुच्छेद के अंदर। स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 के अनुच्छेद में आता है। शोषण के विरुद्ध आता है दोस्तों 23 से 24 अनुच्छेद में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है दोस्तों 25 से 28 अनुच्छेद में। संस्कृति और शिक्षा का अनुच्छेद हमारे दोस्तों 29-30 में आता है। और 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जिसे हटा दिया गया। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है दोस्तों 1932 यानी दोस्तों अनुच्छेद 32 में। अब इनके बारे में हम एक एक को लेकर चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहला अधिकार है दोस्तों समता का अधिकार, समानता का अधिकार, जो दोस्तों 14 से लेकर 18 के अनुच्छेद के मध्य है। तो इसमें क्या है कि दोस्तों कानून के समक्ष समानता, यानी दोस्तों कानून सबके ऊपर समान रहेगा, समान कानून करेगा। कानूनों यानी दोस्तों कानूनों में असमान संरक्षण यानी अमान संरक्षण होना चाहिए दोस्तों। फिर क्या दोस्तों, जैसे धर्म, मूल, वंश, जाति, यानी दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध, यानी कि दोस्तों दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि पर प्रवेश की समानता। कि बहुत सारे क्या होते हैं कि दोस्तों धर्म, मूल, वंश, जाति, इनके नाम पर क्या है कि दोस्तों भेदभाव करने लग जाते हैं कि ये उच्च जाति का, ये इस तरह का, वो इस एरिया से है। तो वो दोस्तों भेदभाव निषेध है, यानी दोस्तों सबको समान अधिकार है। जैसे दुकानों, होटलों, कुओं, सब पर प्रवेश है, यानी दोस्तों सब पर आने और सबको अपना इनको यूज करने का अधिकार है। कि कोई ये नहीं कह सकता कि तू इस जात का है, इस धर्म से, इस मूल वंश से है, तो उसका भेदभाव नहीं किया जा सकता। सबको समान अवसर मिलता है। रोजगार के अवसर में सबको समानता मिलती है। और क्या होता है, छुआछूत, यानी दोस्तों छुआछूत का अंत कर दिया है आर्टिकल अनुच्छेद 7 में दोस्तों। और उपाधियों का अंत, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे राजा महाराजा की उपाधि लेकर बैठ जाते हैं और दोस्तों
बहुत सारे लोगों को नीचा समझते हैं। तो इसमें समानता का अधिकार यानी दोस्तों सबको समान रहने का अधिकार है। उस तरह से हमारा अगला अनुच्छेद यानी दोस्तों अगला अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। 1900 यानी दोस्तों 19 से और 22 के बीच में है। तो देखिए क्या है इसमें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार यानी दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। भाषण अभिव्यक्ति का अधिकार है कि कहीं भी हम भाषण दे सकते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने और सभा करने का अधिकार है यानी दोस्तों हम शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह समूह इकट्ठा कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। संगठित होने का अधिकार, हम जो हमारे मित्र मंडली या फिर दोस्तों कोई गांव के इस तरह के हमारे मिलने वाले, उनको हम एक जगह संगठित कर सकते हैं। भारत में कहीं भी आने जाने और भारत में कहीं भी किसी भी हिस्से में बसने की हमारे पास क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता है। वो हमारे को अधिकार है कि हम भारत में कहीं भी किसी भी स्थान पर बस सकते हैं। उसी तरह से हमारा अगला अधिकार है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसमें यहाँ दोस्तों यानी दोस्तों वही है कि कोई भी पैसा चुनने और व्यापार करने का अधिकार हमारे पास है कि हम किस तरह से कौन से काम को हमारा अच्छा है उसमें कर सकते हैं। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है। शिक्षा का अधिकार है। और दोस्तों अभी युक्तों और सजा के जो सजा पाए हुए लोगों हैं उनके यानी दोस्तों उनके पास भी अधिकार है। फिर क्या है दोस्तों, देखिए शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में है दोस्तों। मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक है दोस्तों कि बहुत सारे काम करवा लेते हैं, उनको श्रम नहीं देते हैं। जोखिम वाले कामों के लिए बच्चों को जो बाल मजदूरी करवाई जाती है उस पर क्या लगा दिए दोस्तों, रोक लगा दी, जो कि दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 यानी दोस्तों हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म में दोस्तों आस्था रख सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है दोस्तों। धार्मिक मामलों में प्रबंध, किसी भी विशेष धर्म की अभिव्यक्ति के लिए दोस्तों एक आज़ादी की स्वतंत्रता है। और कुछ शिक्षा संस्थान धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और उपासना के लिए उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है। यानी दोस्तों हम किसी भी जो धार्मिक शिक्षा संस्थान है उसमें जा सकते हैं, उपासना कर सकते हैं। उसी तरीके से देखिए दोस्तों संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 में है दोस्तों। अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्था स्थापित करने का अधिकार है। उसी तरह से हमारा अगला दोस्तों क्या है, अधिकार देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है दोस्तों। 31 में क्या था, संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया। इसमें क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए हम दोस्तों अदालत में जाने का अधिकार हमारे पास। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और दोस्तों आत्मा का है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छी तरीके से याद रखना है। इसके अनुसार प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर दोस्तों सीधा न्यायालय यानी दोस्तों हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इस तरह से दोस्तों ये हमारे अधिकार थे। अब हम बात करते हैं जैसे दोस्तों संवैधानिक अधिकार में क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार को आदेश दे सकता है। और दोस्तों न्यायालय कई प्रकार से विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें प्रादेश या रिट कहा जाता है। प्रादेश या रिट, अब हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ रही है निकलकर, प्रादेश या रिट। अब ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। रिट क्या होता है दोस्तों, यानी दोस्तों रिट कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध आदेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेक्षण रिट। इन सब के बारे में एक एक को लेकर चर्चा करते हैं। तो हमारी पहली रिट है दोस्तों क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा अदालत कमी यानी दोस्तों कभी भी यानी दोस्तों क्या होता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश करना। यानी दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा अदालत में क्या होता है कि दोस्तों गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तार करने का तरीका या कारण गैर कानूनी असंतोषजनक हो तो ऐसे में दोस्तों न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकता है। ये दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण का हमारी पहली रिट थी। इसके बाद में दोस्तों दूसरी हमारी रिट है परमादेश। जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सरकारी पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो दोस्तों इसके लिए किसी भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों को प्रभावित हो रहा है, ऐसे में न्यायालय द्वारा परमादेश जारी कर दिया जाता है। यानी दोस्तों जो कोई भी है दोस्तों पदाधिकारी वो दोस्तों अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है और दूसरे के मौलिक अधिकार को हनन कर रहा है तो उसके लिए दोस्तों वो परमादेश जारी कर सकते हैं। हमारा दोस्तों अगला है रिट है निषेध आदेश। इसमें क्या हो दोस्तों, यदि कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र पर अतिक्रमण करके किसी भी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत जो दोस्तों न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, ऐसे में क्या होता है कि दोस्तों उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निषेध आदेश जारी करते हैं। यानी दोस्तों कोई काम तो ऊपर की अदालत का है और दोस्तों वो नीचे अतिक्रमण करके उसमें अधिकार जताते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, उसके लिए निषेध आदेश जारी कर सकता है। उसी तरह से हमारी चौथी दोस्तों रिट है अधिकार परीक्षा। इसमें क्या दोस्तों, जब अदालत को लगे कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है तब न्यायालय अधिकार परीक्षा जारी करता है और दोस्तों उसे पद से हटा देता है। यानी दोस्तों कोई
किसी भी तरह का यानी दोस्तों उस पद के लेवल का नहीं है वो, और किसी भी अन्य तरीके से वो उस पद पर आ जाता है तो उसको गैर कानूनी समझा जाता है और उसके लिए अधिकार पर्चा लगाया जाता है। हमारी अंतिम है दोस्तों उत्प्रेक्षण रिट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब कोई निचली अदालत सरकारी अधिकारी बना यानी दोस्तों बिना अधिकारी से कोई भी कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचारधारा जो होते हैं दोस्तों विचाराधीन, उनके मामले में दोस्तों उसको लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसके ऊपर अदालत अधिकार हस्तांतरित कर देता है। बाद में दोस्तों अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के अलावा कुछ संरचना का निर्माण किया गया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, महिला आयोग, ये दोस्तों इसके उदाहरण हैं। उसी तरीके से दोस्तों हमारे 5 रिट पूरे हो जाते हैं। अब बात करते हैं निवारक नजरबंदी, क्योंकि दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके सवाल पूछे गए हैं और बहुत ही अच्छा है दोस्तों। देखिए निवारक नजरबंदी क्या है। तो क्या है दोस्तों, किसी भी व्यक्ति को जब यानी दोस्तों किसी भी व्यक्ति को तब गिरफ्तार करते हैं जब उसने अपराध किया हो। कभी कभी दोस्तों किसी व्यक्ति को इस आशंका पर गिरफ्तार भी कर लिया जाता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, यानी दोस्तों कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है तो उसको गिरफ्तार कर लेते हैं शंका पर, और फिर उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ समय के लिए जेल में भेज दिया जाता है। इसे ही दोस्तों निवारक नजरबंदी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छी तरीके से याद रखना है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि कोई मरकार यानी दोस्तों यदि कोई सरकार लगे हुए कोई भी व्यक्ति को यानी दोस्तों कोई भी कानून व्यवस्था शांति सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो उसके लिए वो दोस्तों बंदी बना सकती है। उसी प्रकार देखिए दोस्तों क्या है कि लेकिन निवारक नजरबंदी अधिकतम 3 महीनों के लिए ही हो सकती है, यानी दोस्तों अधिकतम 3 महीनों के लिए निवारक नजरबंदी होती है। 3 महीनों के बाद ऐसे मामलों की समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड समक्ष लगाया जाता है, उस पर वो कार्यवाही करता है। तो ये दोस्तों हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से हमने पार्ट 2 में इसको पढ़ा है और अच्छी तरीके से और आगे लेवल तक लेकर जाएंगे। हमारा राजनीति विज्ञान का जो हमारा कक्षा 11 का जो पार्ट चल रहा है उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा चल रही है और आगे भी हम बहुत ही अच्छी तरीके से लेके जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, इंस्टाग्राम पर कोई समस्या हो तो मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।